हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी ऑफ अल्काइलेटिंग एजेंट्स। नाउ अल्काइलेटिंग एजेंट्स एंटी कैंसर ड्रग्स की एक क्लास है। नाउ नॉर्मल बॉडी सेल्स बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए डिवाइड होते हैं और सेल डिवीजन एक बहुत ही नियंत्रित यानी कि एक बहुत ही कंट्रोल्ड प्रोसेस है। पर कैंसर डिसीज़ में सेल्स बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होने लगते हैं। सो कैंसर इज अ डिसीज ऑफ रैपिड एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। नाउ अल्काइलेटिंग एजेंट्स सेल साइकिल फेस नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स हैं जो कि सेल साइकिल के किसी स्पेसिफिक फेज पर एक्ट नहीं करती, बल्कि सेल साइकिल के किसी भी फेज यानी कि G0, G1, S, G2, M किसी भी फेज पर एक्ट कर सकती हैं। नाउ अल्काइलेटिंग एजेंट्स को अल्काइलेटिंग एजेंट्स इसलिए कहा गया है क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है उसमें रिएक्टिव अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि मीथाइल ग्रुप, ब्यूटाइल ग्रुप या फिर कोई और दूसरा अल्काइल ग्रुप। अब ये ड्रग्स बॉडी के जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि डीएनए, प्रोटीन्स, उनसे रिएक्ट करती हैं और जब ये उनसे रिएक्ट करती हैं तो इनका अल्काइल ग्रुप डीएनए या फिर प्रोटीन या फिर किसी और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं अल्काइलेशन। और अल्काइलेशन जो है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को नॉन फंक्शनल कर देता है। तो अल्काइलेशन होने से या तो फिर सेल की ग्रोथ रुक जाती है या फिर अपोप्टोसिस हो जाती है, यानी कि सेल की प्रोग्राम्ड डेथ हो जाती है। अब एक एग्जाम्पल की मदद से अल्काइलेटिंग एजेंट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझते हैं। तो ये है अल्काइलेटिंग एजेंट मीक्लोरईथामीन। नाउ एक्वस सॉल्यूशन में मीक्लोरईथामीन पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफिलिक दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्काइल ग्रुप्स बनाता है। नाउ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जैसे कि डीएनए, प्रोटीन्स पर कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफिलिक यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर एटम। ये सब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन रिच हैं। अब ये पॉजिटिवली चार्ज अल्काइलेटिंग एजेंट बहुत तीव्रता से, बहुत रैपिडली, जल्दी से नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफिलिक एटम्स जो कि इलेक्ट्रॉन रिच हैं उनसे रिएक्ट करता है। नाउ अल्काइलेशन के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड न्यूक्लियो बेस है वो है ग्वानिन। तो ये है ग्वानिन का स्ट्रक्चर। नाउ यहाँ पर जो 7th पोजीशन पर नाइट्रोजन एटम है ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। ये जो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफिलिक अल्काइलेटिंग एजेंट ग्वानिन के 7th एटम पर अटैक करता है और उसको अल्काइलेट करता है। तो ये है एक अल्काइलेटेड ग्वानिन। तो अब ये जो डीएनए का ग्वानिन है ये अल्काइलेट हो गया, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में एक एबनॉर्मैलिटी आ गई। तो अब इसके बाद जो डीएनए है वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, वो जो डीएनए है वो आरएनए नहीं बना पाएगा और प्रोटीन्स भी नहीं बन पाएंगे। तो दिस इज द mechanism of action of alkylating agents. Now, guanine के अलावा जो दूसरे न्यूक्लियोबेसेस अल्काइलेट होते हैं वो हैं एडेनिन, साइटोसिन और थाइमीन। अब ये हम सब जानते हैं कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है और हर न्यूक्लियोटाइड में होता है एक डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और एक बेस। तो अब समझते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स डीएनए पर किस तरह अटैक करते हैं। अल्काइलेटिंग एजेंट्स या तो डीएनए के एक स्ट्रैंड के न्यूक्लियोबेसिस पर अटैक करते हैं या फिर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के न्यूक्लियोबेसिस पर अटैक करते हैं। सो लुक एट दिस फिगर। ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं। नाउ प्रोकार्बाजीन एक अल्काइलेटिंग एजेंट है। ये डीएनए के एक स्ट्रैंड पर जो यहाँ पर ग्वानिन बेस है उसको अल्काइलेट करता है।
अब ये एक दूसरा अल्काइलेटिंग एजेंट है कार्मोस्टीन। कार्मोस्टीन डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स पर जो बेसेस हैं उनको अल्काइलेट करता है। यहाँ पर ये इस स्ट्रैंड पर ये गुआनिन बेस को अल्काइलेट कर रहा है और इस स्ट्रैंड पर ये साइटोसिन बेस को अल्काइलेट कर रहा है। तो इस तरह कार्मोस्टीन डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में क्रॉस लिंकेज बना देता है। नाउ डीएनए का अल्काइलेशन होने से डीएनए रेप्लिकेट नहीं हो पाता, आरएनए का सिंथेसिस नहीं होता, प्रोटीन्स का सिंथेसिस नहीं होता और इसी वजह से सेल की ग्रोथ रुक जाती है, सेल्स मल्टीप्लाई और प्रोलिफरेट नहीं होते एंड दिस कॉजेज डेथ ऑफ द सेल। सो alkylating agents stop excessive multiplication of cancer cells. So this is the mechanism of action of alkylating agents. Now alkylating agents का mechanism of action समझने के बाद अब पढ़ते हैं alkylating agents की indications और toxic effects. Now alkylating agents को different classes में classify किया गया है, जैसे कि नाइट्रोजन मस्टर्ड, इथिलीन इमीन, अल्काइल सल्फोनेट्स, नाइट्रोसोयूरिया, ट्रायाजीन, मिथाइल हाइड्राजीन्स। Now पहली क्लास जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नाइट्रोजन मस्टर्ड। इस क्लास में जो ड्रग्स आती हैं वो है मीक्लोरइथामाइन, साइक्लोफॉस्फामाइड, देन आइफॉस्फेमाइड, इसके अलावा क्लोराम्ब्यूसिल एंड मैल्फिलिन। नाउ मीक्लोरइथामाइन पहली नाइट्रोजन मस्टर्ड ड्रग है जिसको इंट्रावीनस रूट से दिया जाता है। ये मेनली हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। नाउ नोजिया, वॉमिटिंग और माइलो सप्रेशन यानी कि बोन मैरो सप्रेशन इसकी मेन टॉक्सिसिटीज़ हैं। नाउ नेक्स्ट नाइट्रोजन मस्टर्ड ड्रग है साइक्लोफॉस्फामाइड। अनदर ड्रग है आइफॉस्फेमाइड। आइफॉस्फेमाइड ड्रग साइक्लोफॉस्फामाइड का एक डेरिवेटिव या फिर एक कॉन्जीनर है। नाउ आइफॉस्फेमाइड की हाफ लाइफ साइक्लोफॉस्फामाइड से ज़्यादा लंबी है। नाउ साइक्लोफॉस्फामाइड अपने आप में एक इनएक्टिव ड्रग है। लीवर में साइक्लोफॉस्फामाइड एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाती है। साइक्लोफॉस्फामाइड के एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं एल्डोफॉस्फामाइड और फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड। इसके अलावा साइक्लोफॉस्फामाइड का एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट भी है, वो है एक्रोलीन। Now, cyclophosphamide is highly effective in treating solid tumors like breast cancer, ovarian cancer, small cell lung cancer, and it is also effective in the treatment of leukemia and lymphomas. Now, cyclophosphamide के toxic effects हैं bladder toxicity, that is hemorrhagic cystitis and bladder carcinoma. Now, hemorrhagic cystitis में यूरिनरी ब्लैडर में सूजन आ जाती है और ब्लीडिंग भी होती है। Now, ये जो ब्लैडर टॉक्सिसिटी है और एलोपेशिया ये साइक्लोफॉस्फामाइड के स्पेसिफिक टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स हैं। और एक्रोलीन जो अभी हमने डिस्कस किया जो एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट है, ये एक्रोलीन रिस्पॉन्सिबल है इन टॉक्सिसिटीज़ के लिए। दैट मीन्स एक्रोलीन कॉजेज ब्लैडर टॉक्सिसिटी, एक्रोलीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोरेजिक सिस्टाइटिस एंड एलोपेशिया। इसके अलावा इस ड्रग से माइलो सप्रेशन होता है और दिस इज़ हाईली एमिटोजेनिक, इससे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग भी होती है। नाउ आइफॉस्फेमाइड इज़ यूजफुल इन ट्रीटिंग bronchogenic, breast, testicular, bladder, head and neck carcinomas, osteogenic sarcoma and some lymphomas. Now, आइफॉस्फेमाइड साइक्लोफॉस्फामाइड का डेरिवेटिव है, इसलिए आइफॉस्फेमाइड के टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स साइक्लोफॉस्फामाइड से के जैसे हैं, पर आइफॉस्फेमाइड से एलोपेशिया कम होता है, साथ ही ये लेस एमिटोजेनिक है, वॉमिटिंग प्रोड्यूसिंग इफ़ेक्ट इसका कम है। नाउ यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली है कि साइक्लोफॉस्फामाइड और आइफॉस्फेमाइड को एडमिनिस्टर करने से पहले एक ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन होता है जिसको कहते हैं मेस्ना।
मेसना जो है वो हीमोरेजिक सिस्टाइटिस का जो रिस्क है उसको कम कर देती है। हीमोरेजिक सिस्टाइटिस होने की संभावना को कम कर देती है, क्योंकि मेसना क्या करती है, मेसना ये उन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स से बाइंड हो जाती है और उनको इनएक्टिवेट कर देती है जो कि हीमोरेजिक सिस्टाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि मेसना एक्रोलीन से बाइंड करती है। एक्रोलीन जो है वो साइक्लोफॉस्फेमाइड का टॉक्सिक मेटाबोलाइट है। सो मेसना बाइंड्स टू एक्रोलीन एंड इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ hemorrhagic cystitis. Now the next nitrogen mustard class is chlorambucil. It is specially active on lymphoid tissue, and therefore it is the drug of choice for long-term maintenance therapy of chronic lymphatic leukemia. It is also effective in non-Hodgkin lymphoma and few solid tumors. Now chlorambucil का जो specific toxic effect है वो है pulmonary fibrosis and infertility. इसके अलावा chlorambucil से myelosuppression यानी कि bone marrow suppression, oral ulceration, nausea और vomiting भी होता है. Next drug is melphalan. It is very effective in multiple myeloma and also in ovarian cancer. Now myelosuppression melphalan की मेजर टॉक्सिसिटी है. इसके अलावा इन्फेक्शंस, डायरिया और पैनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है. नाउ नाइट्रोजन मस्टर्ड के बाद अल्काइलेटिंग एजेंट्स की जो नेक्स्ट क्लास आती है वो है इथिलीन इमीन ड्रग्स. इथिलीन इमीन क्लास ऑफ ड्रग्स. नाउ इस इथिलीन इमीन क्लास ऑफ ड्रग्स में जो ड्रग आती है दैट इज द थायोटीपा. Now thiotepa is effective in ovarian and bladder cancer. Thiotepa एक बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक ड्रग है, इसीलिए इसका इस्तेमाल केवल कभी कभार होता है. देन अल्काइलेटिंग एजेंट्स की जो नेक्स्ट क्लास है दैट इज द अल्काइल सल्फोनेट्स. और अल्काइल सल्फोनेट क्लास में जो ड्रग आती है दैट इज द ब्यूसल्फान. Now busulfan is the drug of choice for chronic myeloid leukemia. Now busulfan के specific toxic effects हैं pulmonary fibrosis. इसके अलावा busulfan से skin pigmentation, then sterility and severe myelosuppression भी हो सकता है. अल्काइलेटिंग एजेंट्स की नेक्स्ट क्लास है नाइट्रोसोयूरिया. नाइट्रोसोयूरिया क्लास की ड्रग्स हैं कार्मोस्टीन, लोमोस्टीन और स्ट्रेप्टोजोटोसिन. नाउ कार्मोस्टीन और लोमोस्टीन ड्रग्स ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देती हैं और इसीलिए ये ब्रेन ट्यूमर्स की ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव हैं. सो दीज आर वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स लाइक ग्लियोमा, देन ग्लियोब्लास्टोमा, then multiform astrocytoma, medulloblastima, and these are also useful in the treatment of multiple myeloma and Hodgkin lymphoma. Now कार्मोस्टीन और लोमोस्टीन से nausea and vomiting होता है और इन ड्रग्स की जो स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी है वो है न्यूरोटॉक्सिसिटी. न्यूरोटॉक्सिसिटी की वजह से कन्वर्जन्स हो सकते हैं, एटेक्सिया हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है. इसके अलावा दूसरे टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं माइलोसप्रेशन, पल्मोनरी टॉक्सिसिटी, विसरल फाइब्रोसिस एंड रीनल डैमेज. Then another nitrosourea है स्ट्रेप्टोजोटोसिन. स्ट्रेप्टोजोटोसिन पैनक्रियाटिक कैंसर यानी कि कैंसर ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की ट्रीटमेंट में इफेक्टिव है. इट ऑल्सो कॉजेज नॉजिया एंड वॉमिटिंग. एंड स्ट्रेप्टोजोटोसिन का जो स्पेसिफिक टॉक्सिक इफेक्ट है दैट इज नेफ्रोटॉक्सिसिटी, दैट इज द रीनल डैमेज. Now next alkylating agents class is triazine. Triazine class में जो drugs आती हैं वो हैं डाकार्बाजीन एंड टीमोजोलामाइड. नाउ डाकार्बाजीन लीवर में एक्टिवेट होता है एंड इट इज़ इफेक्टिव इन मैलिग्नेंट मेलानोमा एंड हॉजकिन्स डिसीज. देन टीमोजोलामाइड ब्रेन ट्यूमर्स की ट्रीटमेंट के लिए इफेक्टिव है. ब्रेन ट्यूमर्स जैसे कि ग्लियोमा, एस्ट्रोसाइटोमा. मिलानोमा में भी टीमोजोलामाइड को इफेक्टिवली यूज़ किया जाता है और इन ड्रग्स के टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं नॉजिया एंड वॉमिटिंग, फ्लू लाइक सिम्टम्स, न्यूरोपैथी एंड माइलो सप्रेशन.
नाउ अल्काइलेटिंग एजेंट्स की नेक्स्ट क्लास है मीथाइल हाइड्राजीन. इस क्लास में ड्रग आती है प्रोकार्बाजीन. नाउ प्रोकार्बाजीन लीवर में एक्टिवेट होती है. प्रोकार्बाजीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ Hodgkin and related lymphomas. Now, in addition to this, it is also used as an alternative drug for the treatment of brain tumors. Now, myelosuppression यानी कि बोन मैरो सप्रेशन प्रोकार्बाजीन का टॉक्सिक इफेक्ट है. नाउ माइलोसप्रेशन से मेनली यहाँ पर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ल्यूकोपिनिया होता है. प्रोकार्बाजीन से पल्मोनरी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, दैट कॉजेज पल्मोनरी फाइब्रोसिस. और इसके अलावा प्रोकार्बाजीन क्रोमोसोम्स को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से कई बार म्यूटेशंस हो जाती हैं और उसकी वजह से किसी और तरह का कैंसर भी डेवलप हो सकता है. सो प्रोकार्बाजीन कैन कॉज सेकेंडरी ल्यूकीमियाज. और इसके अलावा जो पेशेंट्स प्रोकार्बाजीन ले रहे हैं और वो पेशेंट्स अगर अल्कोहल का कंजम्पशन कर लें तो उनमें डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन भी देखा जा सकता है. इसके अलावा प्रोकार्बाजीन एक वीक मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है. अगर प्रोकार्बाजीन को सिम्पेथोमाइमैटिक्स या फिर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ दिया जाए तो उसकी वजह से हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकती है, यानी कि सिवियर राइज इन द ब्लड प्रेशर. और इसी वजह से ये टायरामीन क्राइसिस भी शो करता है. प्रोकार्बाजीन से गोनाडल डैमेज और स्टेरिलिटी भी हो सकती है. तो ये है अल्काइलेटिंग एजेंट्स की मेन क्लासेस और उनमें आने वाली ड्रग्स की इंडिकेशंस और टॉक्सिसिटीज. नाउ अल्काइलेटिंग एजेंट्स जैसी ही एक दूसरी कैटेगरी की एंटी कैंसर ड्रग्स हैं प्लैटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. नाउ ये ड्रग्स भी डीएनए को क्रॉस लिंक कर देती हैं. इस कैटेगरी की दो ड्रग्स हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, सिस्प्लैटिन और कार्बोप्लैटिन. नाउ दोनों ही ड्रग्स को स्लो आईवी इन्फ्यूजन से दिया जाता है. अब समझते हैं सिस्प्लैटिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. नाउ सिस्प्लैटिन इज हाइड्रोलाइज्ड इंट्रासेल्युलरली. सेल के अंदर सिस्प्लैटिन हाइड्रोलाइज होती है और हाइड्रोलाइज होने पर ये एक हाईली रिएक्टिव मोइटी प्रोड्यूस करती है. नाउ डीएनए का जो ग्वानिन न्यूक्लियोबेस है उसकी 7th पोजीशन पर जो नाइट्रोजन एटम होता है उससे ये हाईली रिएक्टिव मोइटी रिएक्ट करती है. इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर प्रोटीन्स के सल्फ हाइड्रल ग्रुप से भी ये रिएक्टिव मोइटी रिएक्ट करती है. तो इस तरह ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फंक्शनिंग को रोक देती है, उनको नॉन फंक्शनल बना देती है और फिर आगे या तो सेल की जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाती है, सेल की जो मल्टीप्लिकेशन है वो रुक जाती है और या फिर अपोप्टोसिस की वजह से सेल डेथ हो जाती है. नाउ दिस सिस्प्लैटिन is very effective in the treatment of metastatic testicular and ovarian carcinoma. इसके अलावा सॉलिड ट्यूमर्स की ट्रीटमेंट में भी इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर, ब्लैडर कैंसर, ईसोफेजियल कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर, हेपेटिक कैंसर, देन हेड एंड नेक कार्सिनोमा. नाउ सिस्प्लैटिन इज हाईली एमिटिक. सिस्प्लैटिन से बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है. Another major toxic effect is the dose-dependent renal impairment, that is the dose-dependent nephrotoxicity. Now, सिस्प्लैटिन से न्यूरोटॉक्सिसिटी भी हो सकती है, जिसकी वजह से टिनिटस यानी कि कान में रिंगिंग सेंसेशन होना, ऑटोटॉक्सिसिटी यानी कि कान की टॉक्सिसिटी जिसकी वजह से डेफनेस भी हो सकती है, बहरापन भी आ सकता है, सेंसरी न्यूरोपैथी होती है. तो इस तरह की दिक्कतें न्यूरोटॉक्सिसिटी की वजह से होती हैं और ऑटोटॉक्सिसिटी यानी कि कान की जो टॉक्सिसिटी है वो भी सिस्प्लैटिन से हो सकती है. इसके अलावा सिस्प्लैटिन से हाइपरयूरेसीमिया और माइलियोसप्रेशन भी होता है. नाउ नेक्स्ट ड्रग है कार्बोप्लैटिन. सिस्प्लैटिन के कंपैरिजन में कार्बोप्लैटिन कम रिएक्टिव है और इसकी टॉक्सिसिटी भी कम है.
नाउ कार्बोप्लाटिन का मैकेनिज्म सिस्प्लैटिन जैसा ही है. देन कार्बोप्लाटिन इज इंडिकेटेड इन ओवेरियन कार्सिनोमा ऑफ एपिथेलियल ओरिजिन, देन स्क्वामस carcinoma of head and neck, then small cell lung cancer, breast cancer, and seminoma, that is a testicular cancer. Now cisplatin के comparison में कार्बोप्लाटिन से नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी कम होती है और इसके अलावा ये माइल्ड नॉजिया और वॉमिटिंग प्रोड्यूस करता है. नाउ कार्बोप्लाटिन की मेन टॉक्सिसिटी है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. इसके अलावा ल्यूकोपीनिया भी हो सकता है और जैसे जैसे ड्रग की डोज बढ़ती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ल्यूकोपीनिया की सिवियरिटी भी बढ़ जाती है. इसके अलावा कार्बोप्लाटिन से लीवर डिसफंक्शन भी हो सकता है. ओवरऑल कार्बोप्लाटिन इज बेटर टॉलरेटेड देन सिस्प्लैटिन. तो ये है फार्माकोलॉजी ऑफ अल्काइलेटिंग एजेंट्स एंड प्लैटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. नाउ एक बात आपको यहाँ पे नोट करनी है कि ये जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करी गई है, दिस इज़ ओनली फॉर एकेडमिक पर्पस. अगर इन ड्रग्स में आपको कोई भी ड्रग्स यूज़ करनी है या फिर आपको कैंसर का ट्रीटमेंट करना है तो उस केस में आप फिजिशियन को कंसल्ट करें. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.